हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सिंटेक्स 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपी बोर्ड के एग्जाम में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और करीब 6 सेट्स में पेपर हुआ था, तो 6 सेट्स में 12 क्वेश्चन, हर सेट में 2 क्वेश्चन आए थे और 6 सेट्स में टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने सिंटेक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आज पहली बार ये क्लास देख रहे हो, तो सबसे पहले इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां पे जो सिंटेक्स की प्लेलिस्ट है, ये जो सिंटेक्स वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर जो भी क्लासेस हुई हैं, 2 या 3 क्लास हैं, आप उनको कवर करिए। इससे आपको सिंटेक्स के क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, अच्छी खासी वैरायटी मिल जाएगी। और फिर आप ये देखोगे कि वो जो 3 क्लास मैंने कराई है, पेपर से पहले की क्लास है, उन्हीं क्लासेस की हेल्प से आप ये सारे क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सॉल्व कर लोगे या कुछ नए क्वेश्चंस 1-2 मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये पहले सेट में था, किसी भी सेट में हो, 2 क्वेश्चन थे। 5 ships आर ग्रेजिंग, हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। और इनको करेक्ट करना था, इनको सही करना था। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर आंसर मैं बताऊं तो खाली इतना कहूंगा, यहां से एस हटा दो और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। 5 ships आर ग्रेजिंग, ये सही है। लेकिन इस बात को समझने से पहले और क्या इस क्वेश्चन के पीछे का एक्सप्लेनेशन है, उसको समझते हैं। मान लीजिए अगर मैंने लिखा है आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है। आई हैव 2 कार्स, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2 कार है। जब एक कार थी तो मैंने ए आर्टिकल लगाया, ए और एन आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आगे लिखा हुआ है। जब हमने न्यूमरल एडजेक्टिव 2 लगा दिया, यानी कि एक से ज्यादा हमें दिखाना है, तो 2, 3 कोई या मेनी लगा दिया आपने, कोई डिटर्मिनर, तो जब भी एक से ज्यादा है तो वहां पे नाउन प्लूरल होना चाहिए, और वो होना चाहिए था 5 कार्स या 2 कार्स, जो भी लिखा है। उस वजह से अगर देखिए तो यहाँ पे 5 शिप्स होना चाहिए था, 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। अब अगर एस हटा दिया है तो 5 शिप के साथ इज भी लगाना चाहिए था, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो। हालांकि 5 के साथ शिप होना नहीं चाहिए जैसा अभी तक पढ़ा है, और अगर शिप मान रहे हैं कि शिप यहाँ पे तो यहाँ पे इज होना चाहिए, बट ये सब चीज अलग अलग है। 5 शिप और फिर यहाँ पे आर लिखा हुआ है। अब इसको समझने के लिए एक दूसरी बात समझते हैं। अगर कभी शिप, डियर और फिश, ये 3 वर्ड आपको दिखे तो आप समझ लीजिएगा, चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल, ये दोनों में सेम होंगे। इनमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे। शिप, डियर, फिश। हालांकि जो फिश है उसको प्लूरल बनाया जा सकता है जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश दिखाना चाह रहे हो। इस पॉन्ड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश हैं, तो आप मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस लिख सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि 10 मछलियों की बात हो रही है तो वी हैव 10 फिश, आप ऐसे लिखोगे 10 फिश, 10 डियर, फिश, और शिप में एस और एस नहीं लगाओगे। ये 3 के अलावा भी कुछ वर्ड हो सकते हैं, बट ये 3 से आपके पेपर में पूछा जाएगा। एकेडमिक लेवल पे इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अब इसको अगर सही करेंगे तो यहाँ पे 5 शिप आर ग्रेजिंग, ये हो गया। आप चाहो तो लिख सकते हो, एक भेड़ अगर ग्रेज कर रही है तो अ शिप इज ग्रेजिंग, और अगर 5 शिप है तो 5 शिप आर ग्रेजिंग। अब पता कैसे चला कि ये 5 शिप है और ए शिप है, तो ये वर्ब की वजह से। अगर वर्ब सिंगुलर लगा दिया तो समझ गए कि यहाँ पे एक शिप की बात की जा रही थी और इसलिए ए लगाया है। वर्ब प्लूरल लगा दिया तो फिर यहाँ पे एक शिप से ज्यादा शिप है, तो 2, 3, 4 जो भी लगा दो। तो ये पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। अब इसमें क्या है, अगर ध्यान दो तो ये सब नाउन के क्वेश्चन है। ये जो स्पेक्टेकल्स है, गॉगल्स है, बाइनोकुलर्स है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, जितने भी ये पेयर वाले इंस्ट्रूमेंट है, टॉन्ग्स है, प्लायर्स है, सीजर्स है, तो ये हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाएंगे, इनको कभी सिंगुलर यूज नहीं किया जाएगा। तो बड़ा छोटा सा लॉजिक है, बहुत ही आसान सा लॉजिक है कि अगर कभी स्पेक्टेकल्स, आप देखिए 2 उसमें पेयर होते हैं, कह सकते हो, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, टॉन्ग्स, प्लायर्स, सीजर्स, ये सब हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाएंगे, इनको कभी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। अगर आप इनको सिंगुलर दिखाना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा अ पेयर ऑफ, फॉर सिंगुलर, और प्लूरल के लिए 2
पेयर्स ऑफ। क्लियर है? अब देखो, अब अगर इसको सही करना है तो आप यहां पे खाली कर दोगे हिज स्पेक्टेकल्स आर न्यू, खाली इतना कर दोगे तो सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, माई सीजर इज शार्प, मेरे पास जो कैंची है वो शार्प है, तो ये गलत हो जाएगा। अब सीजर है तो हमेशा प्लूरल होगा, तो यहाँ पे सीजर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे इज की जगह पे आर। द सेम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन कि हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू एंड सीजर्स आर शार्प। बात समझ में आ गई दोनों क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट में लो, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, और दूसरा है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन जो है ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, ये तो आपके वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है कि हम किस तरह का वर्ड जो है अपनी स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं बोलते टाइम। हम क्या कहते रहते हैं? पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ये बोलते रहते हैं। बट पासिंग मार्क्स कर देने की वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि पासिंग जो है ना, कई बार ये मार्क्स को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव बन जाता है और ऐसा लगता है गुजरने वाला मार्क्स। पासिंग मार्क्स जो सही वर्ड है जो यूज किया जाता है, मतलब इसका एक लॉजिक तो ऐसे कह सकते हो कि कोई लॉजिक नहीं है। वर्ड जो यूज किया जाता है वो होता है पास मार्क्स। अगर इसको सीधे सीधे एक्सप्लेन करना चाहो तो आप ऐसा समझ लो, जिसे ड्रेसिंग सेंस बोलते हैं। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है आपकी ड्रेस कोड क्या है, आपकी ड्रेस सेंस क्या है, ड्रेसिंग कोड नहीं होती है, ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है। ड्रेस कोड, ड्रेस सेंस, ऐसा लगता है कि वो ड्रेसिंग जो है ना वो एडजेक्टिव बन गया है और वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। पासिंग मार्क्स मतलब गुजर जाने वाला, पासिंग, कोई चीज गुजरने की है ना प्रक्रिया को पासिंग बोल सकते हो। तो इस वजह से वो पास मार्क्स होता है, ऐसे समझ सकते हो। तो इसका सही आंसर हो पाएगा, सही एक्सप्लेनेशन हो पाएगा, ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स। ये करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड्स है जो कि हम स्पीकिंग में बोलते टाइम गलत करते हैं और हमें लगता है कि यही सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन को आप समझते हो तो सिंथेसिस में भी आपको ये काम आएगा। अगर आज ये बात समझ जाते हो तो देखो कैसे। अगर मैं कहूं तो आई शैल टीच हिम, ये अपने आप में एक सेंटेंस है और है ये सेंटेंस का भाग, अपने आप में ये एक सेंटेंस है और है ये सेंटेंस का पार्ट। तो ये बन जाएगा एक क्लॉज, क्योंकि सेंटेंस के पार्ट को क्लॉज बोलते हैं। वाक्य के अंदर एक और वाक्य है तो उसको उपवाक्य बोलते हैं। ही विल कम, ये अपने आप में भी एक क्लॉज है। सर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए होता है, तो इफ जो है ये कंजंक्शन है। क्योंकि आप कंजंक्शन पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि दो टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन समान रैंक वाले स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं अगर कहूं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कौन से टाइप का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका मतलब इसके साथ जो बनी हुई क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ध्यान से समझना है, थोड़ी सी बात आपको कठिन लगेगी बट समझ लेना। और ये वाली जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। आपको सर आसानी से क्यों नहीं केवल आंसर बता दे रहे हो, लेकिन आप ये समझो कि दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होता है। अगर दो बराबर रैंक की क्लॉजेस हैं तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे, अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे। ये इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हो कि अगर कहीं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज्ड हो रहा है, यूज किया जा रहा है, तो उसके साथ जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी विल शैल का यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर बताने वाले जो ये विल और शैल मॉडल है इनका यूज नहीं करते। तो आप इसको सीधे कह सकते हो इफ ही कम्स, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैं चल रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कैसे। अब जो लोकल भाषा है उसमें हम कहते हैं, उसमें कैसे करेंगे? तो उसमें देखो कैसे करेंगे, जब वह आएगा तब मैं उसकी हेल्प करूंगा, तब मैं उसकी
हेल्प, हेल्प ये लिख दे रहा हूँ सीधे, हेल्प करूंगा। अच्छा, अगर इधर का पार्ट अगर कट रहा होगा तो समझ लेना मैंने लिखा है जब वो आएगा तब मैं उसकी हेल्प करूंगा। लो हटा दे रहा हूँ, कटेगा नहीं। अच्छा अब ठीक है, तो जब वो आएगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो आप लिखोगे व्हेन ही विल कम आई शैल हेल्प हिम। जब वो आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। व्हेन ही विल कम आई शैल हेल्प हिम। आगे वही बात कि सर ही विल कम एक क्लॉज, आई शैल हेल्प हिम एक क्लॉज, दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन व्हेन लगा दिया, और दो क्लॉजेस को जोड़ना है तो कंजंक्शन चाहिए। व्हेन एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो विल से का प्रयोग होगा नहीं। व्हेन ही कम्स। अब इसी बात को अगर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बोलना हो, मतलब ऐसी तरीके से कि जो सारे बच्चों को समझ में आ जाए, तो मैं कहूंगा कि जब भी कोई कंडीशन बताने वाली, शर्त बताने वाली क्लॉज होगी तो वो कभी विल शैल मत यूज करना उसमें। जब तुम मेरी मदद करोगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये तब की कोई इंग्लिश मत लगा देना, देन मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि कंजंक्शन एक ही चाहिए दो चीजों को जोड़ने के लिए। दोबारा देन क्यों लगाओगे? और THEN देन कंजंक्शन होता भी नहीं है। तो व्हेन ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के ग्रामर वाली क्लास में, तो वहां मिल जाएगा। तो आई थिंक कि मैंने सफिशिएंट एक्सप्लेन कर दिया है। इफ होगा, व्हेन होगा, स्पेशली इन्हीं दो चीजों के साथ ज्यादातर आएगा। और ज्यादातर ये इफ वाली क्लॉज बहुत आती है। इसी को ऐसे बोला जाता है कि इफ वाली क्लॉज में कभी विल शैल मत यूज करना अगर इफ वाली क्लॉज जो है आपको कंडीशन बता रही है। अगर कभी इफ वाली क्लॉज कंडीशन बताने वाली क्लॉज है तो कभी उसमें विल शैल मत यूज करना। वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना, क्योंकि ही सिंगुलर था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने के लिए इसको कम्स लिख दिया। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। इस क्लॉज को आगे पीछे कर सकते हो, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। नाउ दिस इज द सेंटेंस दैट हैज बीन आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट प्रेपोजिशन। अब इसमें भी वर्ड का यूज आपको पता होना चाहिए। जैसे टायर्ड के साथ हमेशा यूज होता है ऑफ का, जैसे होता है गेट रीड ऑफ। अब कभी आ जाएगा गेट रीड ऑफ, तो ऑफ की जगह कुछ और लगा देगा। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। इन ऑर्डर टू, ये कुछ फ्रेज है जो आप ध्यान रखिएगा। इन ऑर्डर टू, लुक फॉरवर्ड टू पूछा जा सकता है, लुक फॉरवर्ड टू, ध्यान रखिएगा इसको। और इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन। बम्प इनटू, अचानक से किसी से मिलना। तो ये कुछ है कि जो फिक्स्ड है, और ये आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको ऐसे फ्रेज मिलते रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। Death is preferable than dishonest. Now 6 and 7 question have been asked in some other set. किसी और सेट में पूछा गया था Death is preferable than dishonest. तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो बहुत क्लियर है कि सर प्रिफरेबल के साथ क्या यूज करेंगे? टू। Death is preferable to dishonest. आपको ध्यान रखना है prior to, prefer to, senior to, जूनियर टू, है ना? प्रायर, प्रीफर, सीनियर, जूनियर, प्रिफरेबल, तो ये सब वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा टू ही लगाया जाएगा कंपैरिजन के लिए, देन का यूज नहीं होगा। और आपके पेपर में कम से कम 10 से 20 बार ऐसा पूछा गया पिछले 10-20 सालों में, अलग अलग सेट्स में। कभी प्रीफर लगा के पूछा गया, कभी प्रिफरेबल लगा के पूछा गया, कभी सीनियर लगा के पूछा गया, कभी जूनियर लगा के पूछा गया, कभी इंफीरियर भी लगा के पूछा गया, इंफीरियर टू, इंफीरियर टू। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। अगर इसको समझा जाए तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन। पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हो ये समझते हैं। देखिए ये एक टाइमलाइन है, और अभी ये जो है ये है मिस्टर प्रेजेंट। ये कौन है? ये है मिस्टर प्रेजेंट। अब मिस्टर प्रेजेंट के पीछे जितनी भी बात होगी आप ये सारी बातें क्या कहोगे? पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहोगे? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट की कोई घटना, मतलब कोई भी पीछे घटना हुई हो तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगी। लेकिन अगर उस घटना के पहले कोई घटना हुई हो तो वो तो पास्ट से भी पास्ट हो गई, तो वो हो जाएगी पास्ट परफेक्ट। तो आप कहोगे सर अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट तो ये वाला पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि ये तीनों पास्ट में हुआ है और इस घटना के पहले वाली घटना हुई है। ये घटना 1 है, ये घटना 2 है और ये घटना 3 है, ऐसे मान लिया। नहीं, जब इन दोनों का कंपेयर किया जाएगा
तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो पास्ट में जितनी भी घटनाएं हो सब पास्ट इंडेफिनिट होंगी। मैंने आपको देखा था, आई सॉ यू, बारिश हुई थी, यस्टरडे इट रेन्ड, कुछ भी बोल दो सब पास्ट की है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। महाराणा प्रताप डिफीटेड अकबर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कितनी भी पुरानी हो। लेकिन अगर पास्ट की दो घटनाओं को आप कंपेयर करोगे तो जो उसमें पहले हो चुकी होगी वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगी वो पास्ट इंडेफिनिट, और अभी खड़े होकर मैं ये बात प्रेजेंट में कर रहा हूँ। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, जो आप बोलते हो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये बात मैं प्रेजेंट में कह रहा हूं, मैं मिस्टर प्रेजेंट हूं और मैं ये बात प्रेजेंट में बोल रहा हूं। डॉक्टर आया था पास्ट में, मरीज मरा था पास्ट में। अगर इन दोनों को मैं अलग अलग बोलता कि मरीज मर गया, द पेशेंट डाइड, पास्ट इंडेफिनिट, डॉक्टर आया था, डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट, बट मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले मरा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या बात समझ में आई? देखो, द मैन डिसअपीयर्ड, इसको अब इरेज कर दे रहा हूं ताकि जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। देखो लिखा हुआ है द मैन डिसअपीयर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कब आदमी गायब हुआ? आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। तो एक बात जरा समझना, ये अभी मिस्टर प्रेजेंट है, मैन ने पहले मर्डर किया होगा और फिर उसके बाद डिसअपीयर हुआ होगा। तो ध्यान दिया जाए, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो पहले मर्डर किया, ये पहला एक्शन हो गया, और फिर बाद में डिसअपीयर हुआ। तो जो पहले होगा वो हैड प्लस V3 हो जाएगा, जो बाद में होगा वो V2 के साथ पास्ट इंडेफिनिट। बहुत गजब तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो। द मैन डिसअपीयर्ड, आदमी गायब हुआ, ये बात मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं। मर्डर करने के बाद, आफ्टर ही हैड कमिटेड अ मर्डर। यही बात आपकी बुक्स में लिखी गई होती है कि बिफोर के पहले, पास्ट परफेक्ट में एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक। अबे ट्रिक नहीं है, समझो ये जो बोला जा रहा है कि बिफोर के पहले हैड प्लस V3, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3। नहीं, आप लॉजिक समझो कि जो घटना पहली होगी और कंपेयर किया जा रहा होगा तभी वो हैड प्लस V3 और V2 लगेगा बाद वाले रिएक्शन में। चलो इसको देखते हैं। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब अगेन एक और सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए, नहीं ये तो उसी से सेट में आठवां क्वेश्चन है ना, तो दो के पेयर बनाओगे तो 8वां क्वेश्चन आएगा। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, इसको समझने के लिए ऐसे करो, बीइंग हंग्री द बेगर स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। भूखा होने के कारण भिखारी ने रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, ये जो भूखा कौन है, तो आप कहोगे सर भिखारी। ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। क्या फ्रेज है ये? पार्टिसिपल फ्रेज। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट को। पार्टिसिपल फ्रेज किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट को। अगर ऐसा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग हंग्री द बेगर स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, आपके पास ये वाला सेंटेंस है, भिखारी ने रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। द बेगर स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल बनाने के लिए पीस ऑफ लगा दिया। ठीक, कौन भूखा है? भिखारी, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बीइंग हंग्री। ठीक, बीइंग हंग्री द बेगर स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते? फिर आपको वहां पे एक सब्जेक्ट लगाना पड़ता उस भिखारी के लिए, इट बीइंग हंग्री। उसको समझाने के लिए ये जो दूसरा सेंटेंस है, अब इसको देखते हैं। ये जो दूसरा सेंटेंस है उसको देखते हैं। बीइंग अ रेनी डे, ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है, ध्यान समझिएगा, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और वी क्या है? सब्जेक्ट। क्या पार्टिसिपल फ्रेज सब्जेक्ट को डिफाइन कर पा रहा है? क्या हम बारिश वाले दिन थे? हम नहीं, बारिश के दिन की बात अलग है, हम नहीं गए वो अलग है। तो फिर इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे क्लियर हुआ नहीं कंसेप्ट, तो मैं आपसे कहूंगा जब भी ये पार्टिसिपल फ्रेज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप बस ये देखिएगा कि क्या वो पार्टिसिपल फ्रेज सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो पार्टिसिपल फ्रेज सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है तो वो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है उस पार्टिसिपल फ्रेज के रिगार्डिंग, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको एक सब्जेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज के लिए लगाना पड़ेगा, और ये अभी भी नॉन फाइनाइट फ्रेज ही कहा जाएगा, और उस समय इट लगा के आप उसको बना सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको बताने के लिए। अड्रेसिंग द रैली प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड। अब देखिए, अड्रेसिंग द रैली ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड एक क्लॉज बनेगी जो भी उन्होंने कहा। तो अगर मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, तो ये एड्रेसिंग द रैली जो पार्टिसिपल फ्रेज है, क्या ये मोदी जी के लिए यूज हो पा रहा है? हाँ बिल्कुल हो पा रहा है। मोदी जी ने तो एड्रेस किया रैली को, मोदी जी ने ही तो एड्रेस किया है रैली को, तो फिर वहां पे कोई इट लगाने की जरूरत नहीं है। एक और बोल दे रहा हूं, बीइंग संडे, अच्छा वही सेंटेंस है क्या? बीइंग नहीं, बीइंग रेनी डे। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, बीइंग संडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, बीइंग संडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो बीइंग संडे एक पार्टिसिपल फ्रेज है और वी जो है वो सब्जेक्ट है। तो क्या बीइंग संडे वी को डिफाइन कर पा रहा है? नहीं, बिल्कुल, हम संडे थोड़ी हैं, संडे तो एक दिन है। तो इट बीइंग संडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। ये क्वेश्चन आप एक मिनट देखो और मैं 1 मिनट का 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन है, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। देखिए, नॉक के साथ ऑन का भी यूज होता है और एट का भी यूज होता है, बट कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। नॉक ऑन द डोर का मतलब होता है कोई सरफेस पे नॉक करना है, नॉक एट द डोर मतलब वो पोजीशन बता जाएगा कि कोई दरवाजे पे खड़ा है। भाई आर यू नॉकिंग ऑन द विंडो, नॉक ऑन द डोर। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम विंडो पे नॉक क्यों करो, दरवाजे पे नॉक करो तो शायद कोई तुम्हें देख ले। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं ही इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब कोई वहां खड़ा है और डोर पे नॉक कर रहा है, तो बड़ा डीप कॉन्टेक्स्ट में जाने की कोशिश करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप ऐसा मान सकते हो क्योंकि इंप्रूवमेंट में आया हुआ है, एरर सही करना है, यूपी बोर्ड का एग्जाम है, तो आप समझ लो यहाँ चाहिए इंप्रूवमेंट। आप नॉक के साथ ऑन की जगह पे एट लगा दो, ठीक, बस कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग सब बदल जाएगी। प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो मैं कहना चाह रहा हूं घर में घुसने से पहले दरवाजे पे खड़े होकर नॉक कर लिया करो, तो मैं नॉक एट द डोर बोल रहा हूं। समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, इट मींस कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। दरवाजे मतलब सरफेस, ऑन जो है ना, पर की मीनिंग नहीं है, ऑन सरफेस की प्रीपोजिशन है। एट जो है वो पोजीशन की प्रीपोजिशन है कि कोई इस पोजीशन पे खड़ा है, वहां पे खड़ा है, दरवाजे के पास खड़ा है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, जाओ जाके देखो कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। यू आर नॉकिंग ऑन द डोर, इट मींस तुम दरवाजे पर नॉक, मैं उस सरफेस की बात करना चाह रहा हूं वहां पे, ठीक। तो ये सटल डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो आप इस नॉक की जगह पे एट लगा देना, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। कई लोगों ने पिछले साल एक्सप्लेनेशन दिया था कि नॉक द डोर हो जाएगा, ऑन हटा दो, एट भी नहीं रहेगा, ऑन भी हटा दो, प्लीज नॉक द डोर। गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, फिर आप ट्रांजिटिव बना रहे हो और नॉक ट्रांजिटिवली यूज नहीं कर पाओगे आप। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, इसको समझाने के लिए क्वेश्चन समझो। आई एम too weak to walk. It means I am very weak. I am very weak. I am very weak. एक मिनट में लिख रहा हूं, अबे चल जा। I am very weak. I am too weak to walk means हो गया I am so weak that I cannot walk. ये भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। I am too weak to walk का मतलब है कि मैं इतना कमजोर हूं कि मैं चल नहीं सकता। तो मैं इसको समझाने के लिए कहूंगा कि जब भी टू डॉट डॉट टू लगा हो तो आप समझिए वो निगेटिव दिखाने के लिए एडजेक्टिव लगा गया। टू के साथ जो एडजेक्टिव लगेगा वो निगेटिविटी दिखाने के लिए लगेगा, निगेटिव मीनिंग देने के लिए लगेगा। आई एम टू वीक टू वॉक का मतलब मैं इतना कमजोर कि चल नहीं सकता। अब अगर ये क्वेश्चन और ये मीनिंग समझ गए इसका, तो आप खुद देखो, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, हैप्पी पॉजिटिव मीनिंग देने वाला एडजेक्टिव है। अगर आप लिख रहे हो आई एम टू हैप्पी टू सी यू, इसका मतलब मैं इतना खुश हूं कि मैं तुमसे मिल ही नहीं सकता, तुम्हें देख ही नहीं सकता। तो ये तो मीनिंग आप कहना नहीं चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत खुश हूं, देखकर बहुत खुश हूं। तो आप इसको करोगे आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, ये सही एक्सप्लेनेशन हो पाएगा और सही जो वर्ड है वो करेक्शन हो पाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें देखकर। 11th नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट सेट में जो दो क्वेश्चन आए थे वो ये थे, हिज हेयर्स इज ब्लैक एंड मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। तो पहले इसी को बता दे रहा हूं, ये है सब्जेक्ट का नाम, नाउन का क्वेश्चन। अगेन ये भी नाउन का क्वेश्चन, ज्यादातर आप देखो 12 क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चन नाउन के आए थे। तो मैथमेटिक जो है वो सब्जेक्ट के नाम है। अगर कोई सब्जेक्ट का नेम है ना, सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक नहीं होता, आप देखोगे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो
इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये प्लूरल हो गया। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, थ्री इडियट्स, अगर थ्री इडियट्स मूवी का नाम है तो वो सिंगुलर है। थ्री इडियट्स में तीन इडियट्स की बात कर रहा हूं तो वो प्लूरल है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, समझिएगा। मैथमेटिक्स का मतलब ये थोड़ी है कि बहुत सारे मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट का नाम है ना मैथमेटिक्स, एस लगा देने से कोई सब्जेक्ट वो नाउन जो प्लूरल थोड़ी हो जाएगा। हम क्या होता है कि हम बचपन से ये पढ़ते आते हैं कि एस और एस लगा के प्लूरल बना देंगे, तो हमें लगता है कि मैथमेटिक्स जो है वो प्लूरल हो गया, फिजिक्स जो है वो प्लूरल हो गया। नहीं, ये दिमाग में बना रहता है, पीछे कहीं कहीं ये बात लगी रहती है। हमें ये देखना है कि वो नाउन यूज कैसे करते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, हालांकि पॉलिटिक्स के डिफरेंट मीनिंग है। स्टैटिस्टिक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, कैलकुलेशन है तो प्लूरल। अगर थ्री इडियट्स का मतलब बुक का नाम है, थ्री इडियट्स जो है मूवी का नाम है तो सिंगुलर। अगर थ्री इडियट्स मतलब थ्री इडियट्स है तो प्लूरल। थ्री मस्कीटर्स सिंगुलर, कोई थ्री मस्कीटर्स की बात की जाएगी तो प्लूरल। तो इस हिसाब से मैथमेटिक नहीं होना चाहिए था, मैथमेटिक्स, और ये सिंगुलर ही होगा, ये बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। अब हेयर्स वाले पे आते हैं, इसको भी समझते हैं। ये देखो, हेयर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। अगर ऐसा है तो यहां लिखना पड़ेगा हिज हेयर इज ब्लैक। समझ में आ गया? बहुत क्लियर बात है। आप ऐसे समझ लो, ये जो सर पे जितने बाल हैं, जो बच्चे कुछ बाल हैं, उनके लिए मैं कहूंगा माई हेयर इज ब्लैक, क्योंकि मैं उस पूरे हेयर की बात कर रहा हूं। तो जब भी अगर उसको कंप्लीट बात किया जाएगा तो वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। बट इंग्लिश में क्या होता है ना, बड़ा स्टार बना बना के नीचे लिखा रहता है। अब इसी हेयर को अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई फाउंड अ हेयर इन माई शू, तो अब मैं कहूंगा आपसे ये सेंटेंस सही है। आप कहोगे सर अभी आपने बताया हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो फिर आपने ए हेयर कैसे लिख दिया? तो अब मैं बताऊं, अगर आप दो या तीन बालों की बात कर रहे हो, है ना, तब वो सिंगुलर सॉरी काउंटेबल हो जाएगा। तो हेयर काउंटेबल नाउन भी है अगर बात दो या तीन हेयर की जाए तो। दो या तीन हेयर का मतलब है चार पांच भी हो सकते हैं। अगर मैं काउंटिंग करने की बात कर रहा हूं कि मेरे 10 बाल पके हुए हैं, 10 बाल सफेद हैं, तब तो फिर 10 हेयर्स आर वाइट ऐसे कर दूंगा। लेकिन अगर मैं थिक मास की बात कर रहा हूं, पूरे कंप्लीट हेयर की बात कर रहा हूं, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक, ही हैज ब्लैक हेयर्स गलत हो जाएगा, ही हैज ब्लैक हेयर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट हेयर की। देयर आर 3 हेयर्स ऑन द सोफा, अब सही है, वहां पे 3 बाल पड़े हुए हैं, तो 3 हेयर्स ऑन द सोफा, क्योंकि मैं 3 बालों की बात कर रहा हूं, तो फिर वो काउंटेबल हो जाएगा। एक बार फिर समझना, अगर हेयर जो वर्ड है वो थिक मास जो पूरे बाल की बात की जाएगी कंप्लीट, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। हिज हेयर इज ब्लैक बिल्कुल सही है, हिज हेयर इज शॉर्ट सही है। लेकिन अगर मैं 1 या 2 बालों की बात करूंगा, 3-4 बालों की बात करूंगा, 10-12 बालों की बात करूंगा, ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाओ सर 2-3 यहाँ तो 4 बाल है, तो फिर क्या इसको काउंटेबल मान ले, अनकाउंटेबल मान ले? क्या नहीं, मैं उनको गिनना चाहता हूं, उनको दिखाना चाहता हूं गिन के, तो फिर वो काउंटेबल हो जाएगा। ये इंग्लिश का एक तरीका है, स्टार बना के लगा रहता है। ये सारे क्वेश्चन थे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डीन सर एकेडमी। ये पीडीएफ के लिए आप यहाँ चले जाना, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे यही पीडीएफ जो मैंने लिख रखा है, ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो थैंक यू। और फिर ये जो बोर्ड एग्जाम की सीरीज है, इसमें धीरे धीरे हम आगे और भी चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे, जैसे जितने चैप्टर्स के क्वेश्चन आए हैं उनकी सीरीज, या फिर सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, वन वर्ड की, ये सब धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। तो जो क्लास चल रही है आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ आपको एक ग्रामर वाली चीज़ें बीच बीच में मिलती रहेंगी। अगर आप अपना ग्रामर में और भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ लो। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। कल फिर यानी कि कल की क्लास जब होगी तो इसी चौराहे पे, इसी मोड़ पे मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।